हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं सभी आप सब बढ़िया होंगे और सब अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे, क्योंकि अब पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा गैप नहीं है एग्जाम होने में, जल्दी एग्जाम्स भी होंगे यूनिवर्सिटीज के हमारे, और इसलिए हमारी तैयारी करना अब हमारे लिए जरूरी है। और साथ ही साथ आज आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आज आप इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है नई यूनिट के साथ आज हम डिस्कशन चालू कर रहे हैं अपने सेशन में। और आप नई यूनिट बच्चों कौन सी आपको दिखाई दे रही है? सर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात हो रही है। तो जो स्टूडेंट बीएससी में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, उनके किसी ना किसी सेमेस्टर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री को जोड़ा गया है। कहीं थर्ड सेमेस्टर में जुड़ी हुई है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, कहीं सेकंड सेमेस्टर में भी है, और किसी यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर में भी जुड़ी हुई है। अब आपको पता है बीएससी में 6 सेमेस्टर की बात होती है, और जिस भी सेमेस्टर में है तो भाई अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। हमें पढ़ना कैसे है? अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस आप अपना साथ रखिए। जिस भी यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर केमिस्ट्री चलती है वो सारी चीजें यहाँ पर कवर होंगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, और बहुत ही सिंपल यूनिट है, जल्दी हमें याद भी हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमने 11th-12th में थोड़ा बहुत तो भाई इसका ज्ञान लिया ही है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो आज के सेशन में सभी बीएससी वाले स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं, और आज इस सेशन में हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के क्लास नंबर 1 की बात कर रहे हैं। आज क्या बात करेंगे यहाँ पर, इस बात पर डिस्कशन करते हैं। आज हम बात करेंगे, आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के मूलभूत कण। हिंदी में बोला जाता है नाभिक के मूलभूत कण। अब मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या है भाई? इस बात को समझें पहले तो। मूलभूत कण का मतलब क्या है? जो स्वतंत्र रहता हो और जो किसी से भी ना बनता हो। किसी से भी ना बनता हो मतलब क्या मतलब है? जो किसी वस्तु में परिवर्तित नहीं होगा, अन्य किसी में परिवर्तित नहीं होगा, मूलभूत कण तो वो होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं मतलब जो किसी में भी परिवर्तित ना हो, और इनका व्यवहार भी नहीं बदलता है। इनका व्यवहार नहीं बदलता है, किसी अन्य कण में परिवर्तित नहीं होते हैं, किसी से उत्पत्ति नहीं होती है, वो मूलभूत कण होता है। अब बात करते हैं नाभिक के। यहां बात एक वर्ड लिखा हुआ है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको कहते हैं? मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर कि नाभिक के, क्या लिख देता हूं? नाभिक के मूलभूत कण, मूलभूत कण की बात करेंगे, मूलभूत कणों की बात करेंगे, और बहुत सारे कणों की बात करेंगे, पार्टिकल्स की बात करेंगे। नाभिक के मूलभूत कण किस, जो नाभिक से मिलकर बनते हैं, जिन पर नाभिकीय रिएक्शंस डिपेंड करती हैं, उनको क्या बोलेंगे? नाभिक के मूलभूत कण बोलेंगे हम। इसी प्रकार बोलेंगे जिन पर नाभिक से संबंधित क्रियाएं निर्भर करती हैं। अब ये तो आपने पढ़ाई भी, परमाणु जो होता है, एटम जो होता है सर, वो क्या है? ये तो बात आपने पढ़ी रखी है कि एटम के बारे में आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है हमने एटम के बारे में? भाई ये हमारा कोई एटम है, इसमें क्या होता है? इसमें सर एक छोटा नाभिक प्रेजेंट रहता है। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, बढ़िया लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और देखो मैं बना सकता हूँ इसको बढ़िया, ये बना दिया। और एक और बना दूं क्या? बना लो सर, एक और बना लो। लो, यहां पर देखो, इसको बना दो। ये परमाणु के बारे में आपने, एटम के बारे में पढ़ रखा है। ये जो है इसका क्या रहता है? न्यूक्लियस। इस पर कैसा चार्ज रहता है? न्यूक्लियस। ये आपने देख रखा है, ये न्यूक्लियस है। हम बात कर रहे हैं कि नाभिक के मूलभूत कण क्या है, नाभिकीय रसायन की बात हो रही है। और नाभिकीय रसायन में रेडियो एक्टिवता की बात होती है। भाई ये भी आपको पता है कि नाभिकीय रसायन की जब बात करते हैं,
इसको भी अभी देखेंगे। पहले ये भी आप देख लें इसकी डेफिनेशन वगैरह कि नाभिकीय रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो परमाणु के नाभिक, उसकी संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। नाभिकीय रसायन में क्या करेंगे, ये आपने देख रहे हो कि नाभिकीय रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो परमाणु के नाभिक की बात करती है, उसकी संरचना की बात करती है, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करती है। और इसकी शुरुआत किससे हुई थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज से हुई थी और बैकुरल ने स्टार्टिंग इसकी की थी। ऐसा कोई एग्जाम में नहीं पूछी जाती भाई इसकी हिस्ट्री किसने चालू करी थी, क्या होता है। ये तो जनरल हमारी जानकारी के लिए हमें थोड़ा फील होनी चाहिए, चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले हमें फील आनी चाहिए हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स। एटम्स की बात, जो न्यूक्लियस की बात करेंगे एटम के, देयर स्ट्रक्चर एंड द चेंजेस दे अंडरगो ड्यूरिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन की ड्यूरिंग क्या क्या चेंजेस होंगे। किसने स्टार्ट किया, 1896 में हेनरी बैकुरल डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद मैडम और क्यूरी, आपने नाम सुना है छोटी क्लास में कि क्यूरी ने इसको स्टार्ट किया था। इसके बारे में कि रेडियो एक्टिविटी की खोज आपने पढ़ रखा है भाई, मैडम क्यूरी ने की थी, बैकुरल ने भी स्टार्ट कर दिया था इस पर वर्क करना प्रारंभ से। तो इसमें नाभिक की बात होगी, परमाणु के नाभिक की बात होगी नाभिकीय रसायन में। और रदरफोर्ड ने आपको पढ़ रखा है, परमाणु का मॉडल दिया था, ये भी पढ़ रखा है। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये सब पढ़ रखा है। नाभ के विखंडन ओटो हान ने किया था। और फर्मी ने पहला परमाणु रिएक्टर बनाया। फर्मी जो थे उन्होंने परमाणु रिएक्टर की बात करी थी और फर्स्ट जो परमाणु रिएक्टर बनाया वो फर्मी ने बनाया। तो ये बातें यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होंगी। ये ब्रीफ हिस्ट्री है न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, नाभ के रसायन में क्या क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी की बात होती है मेनली इसमें, उसकी बात करेंगे, नाभिक की बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है रदरफोर्ड एक्सप्लेन द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। आपने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ रखा है, ये भी 9th क्लास में स्टूडेंट पढ़ लेते हैं। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ओटो हान ने डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिशन की बात करी थी। और फर्मी ने क्या करा था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर 1942 में ये बनाया था। इसने बात करी थी न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करी थी। यहां पर देखिए अब और क्या होगा, न्यूक्लियस में रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, जिसमें विखंडन, संलयन, फिशन, फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी इंक्लूड होती है, फिशन फ्यूजन इसकी बात करते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा, ऊर्जा उत्पादन, पुरातत्व उद्योगों में किया जाता है। ये सब देखेंगे, कोई विशेष बात नहीं है, मैं इनको बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, थोड़ा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं मैं इसमें होता क्या है। अब बात ये आती है भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, जिस पर ये हमने देखा था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्या मतलब है। ये जो परमाणु है जो है उसमें क्या रहता है, परमाणु में आपने देख रखा है कि परमाणु जो है इस प्रकार से है, बीच में उसके नाभिक रहता है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये क्या है न्यूक्लियस होता है। और ये इसके चारों तरफ सेल होती है, कोष जिनको कहते हैं। और ये क्या है, ये तो आपने पढ़ ही रखा है, ये क्या है सेल है, इनको क्या कहते हैं कोष या कक्षा कहते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। इसमें कोष में क्या प्रेजेंट रहते हैं, एटम का जो स्ट्रक्चर है आपने देख रखा है। सर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इसमें क्या रहता है नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में भाई क्या रहता है बता सकता है क्या कोई। सर यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, P+N। और इनको दोनों को सम्मिलित रूप से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, सर इनको बोलते हैं, क्या बता सकता है क्या भाई कोई, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स इनको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे न्यूक्ली, अरे भाई हिंदी का चक्कर हो जाता है तुम्हारा, ये देखो न्यूक्लियॉन्स इसको बोला जाता है।
न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स इसको क्या बोलेंगे, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। तो इन सब पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल्स की बात करेंगे, नाभिक के पार्टिकल्स की बात करेंगे, मूलभूत कण की बात करेंगे। मूलभूत कण में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बच्चों, वो क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स का बेसिकली मतलब ये है जो जिनका व्यवहार, बिहेवियर चेंज नहीं होता है, जो किसी से उत्पत्ति नहीं होती है, जिनकी मतलब जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित ना होते हों और किसी दूसरे में परिवर्तित नहीं होंगे, वो क्या कहलाएंगे, मूलभूत कण होते हैं, जिनका व्यवहार नहीं बदलता है, जो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, मूलभूत कण होते हैं। नाभिक के जब मूलभूत कण की बात कर रहे हैं, अब बात हम कर रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के मूलभूत कण जिन पर नाभिक का रिएक्शन डिपेंड करती है, नाभिक का व्यवहार जिस पर डिपेंड करता है। अब नाभिक के मूलभूत कण आपने अभी तक छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 3 मूलभूत कणों की बात आपने करी है और जो मैं लिख चुका हूं यहां पर। नाभिक के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की हमने बात सुनी होगी छोटी क्लासेस में, 3 पार्टिकल्स की बात सुनी है, कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सर हमने ये सुन रखा है, ये आपने सुन रखा है, पढ़ भी रखा होगा कि नाभिक के मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण इस प्रकार आपने सुन रखा होगा, द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। सर 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अब तक 100 से ज्यादा 100+ पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो चुकी है, जो क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं, इतने मतलब हम बात कर सकते हैं कि 100 पार्टिकल्स प्लस की बात करेंगे मूलभूत कणों में, लेकिन घबराने की बात नहीं है, या 100 को हमें पढ़ना नहीं है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 5-7 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनकी बात ही करेंगे हम, सबकी 100 का भी सोचो 100 मूलभूत कण फंडामेंटल पार्टिकल्स की यहाँ बात होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जो भी सारे पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस से रिलीज हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, सभी मूलभूत होते हैं क्या सर? सभी मूलभूत तो नहीं होते। जैसे क्या मैं बात करूं, जैसे एल्फा पार्टिकल है, एल्फा पार्टिकल का आपने नाम सुना होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन के ड्यूरिंग ये एल्फा बीटा पार्टिकल्स ये उत्सर्जित होते हैं, रिलीज होते हैं जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। क्या ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है? ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई जरूरी ऐसा आवश्यक नहीं है कि सारी जो नाभिक से उत्सर्जित हो रहे सारी फंडामेंटल पार्टिकल नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या एल्फा पार्टिकल्स होता है क्या? सर कदापि स्टोर नहीं रहता, स्टोर नहीं रहता। ये न्यूक्लियस में एल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियर रिएक्शन में डेवलप होते हैं। एल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि ये इससे रिलीज हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है तो ये भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा। ये स्टोर एल्फा पार्टिकल्स नहीं रहता है, तो ये बात भी आप समझें। अब देखिए इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि मूलभूत कण की सर परिभाषा क्या है। ये कई बार हमें याद रखनी जरूरी है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स आर दोज which neither transform into any other substance, जो दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर नहीं हो सकते। फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, are those which neither transfer into any other substance nor can be created from any other substances, और दूसरे से क्रिएट भी नहीं हो सकते। and their behavior does not change with time, समय के अनुसार इनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। ये 3 बातें हैं कि एक तो नीदर ट्रांसफर इनटू एनी अदर सब्सटेंस, पहली बात। दूसरी बात, नोर कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंसेस, कि एनी अदर सब्सटेंस से नहीं बन सकते। तीसरी बात, इनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। और क्या कह सकते हैं कि इन एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई रेफर टू दोज पार्टिकल्स ऑन विच
all nuclear process depend and through which all the nuclear phenomena can be explained। जब न्यूक्लियर के बात करेंगे, न्यूक्लियस के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो न्यूक्लियर प्रोसेस सारे डिपेंड रहेंगे और न्यूक्लियर फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन, नाभिक से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनसे एक्सप्लेन की जा सके। ये बातें हमें पढ़नी है, हिंदी में समझ लें कि मूलभूत कण वे होते हैं जो न कभी किसी दूसरी वस्तु में परिवर्तित होते हैं, न किसी अन्य वस्तु से निर्मित हो सकते हैं तथा एक समय सीमा में उनका व्यवहार नहीं बदलता है। लेकिन परमाणुीय नाभिकों के संदर्भ में मूलभूत कणों से तात्पर्य उन कणों से है जिस पर नाभिक से संबंधित समस्त क्रियाएं निर्भर करती हैं और जिनके द्वारा नाभिक की समस्त घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। नाभिक के मूलभूत कण आप समझ गए होंगे अब कि नाभिक से संबंधित जितनी किसका नाभिक, परमाणु का नाभिक, भाई समझ लेना कि जिस पर परमाणु के नाभिक से संबंधित समस्त क्रियाएं निर्भर करती हैं, जिनके द्वारा नाभिक की समस्त घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। अब वो हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं इनकी बात करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में करेंगे और सिंपल वे में करेंगे सभी बातों को जो एग्जाम्स में हमको अभी तक आपने ये पढ़ा है कि एग्जाम अभी तक जो छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल्स की हमने बात करी है। अभी तक आपने ये पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा सर न्यूट्रॉन। इनकी बात हमने सुनी है कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। भाई यही नहीं है, बहुत सारे हैं, इनकी हमारे सिलेबस में हम बात करेंगे कौन से हैं, ये आपके सिलेबस में है। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन सुने हैं आपने, एक पॉजिट्रॉन भी होता है, एंटी प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रिनो की बात करेंगे और मेसॉन की बात करेंगे। तो 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनके बारे में जानेंगे भाई क्या है, इनको आप नोट कर लें, तब एक एक करके इनको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो 7 पार्टिकल्स की हम बात करेंगे, 7 कणों की बात करेंगे, एक एक करके सबकी स्टडी करेंगे। 7 कणों की बात हम करने वाले हैं। यहाँ पर अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा है कि मूलभूत कण के बारे में, जो एटम्स के मूलभूत कण की बात करी हमने, इसकी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सुना है। दूसरा प्रोटॉन को हमने देख रखा है और तीसरा किसके बारे में सुन रखा है सर, न्यूट्रॉन, इसको न्यूट्रॉन्स कहते हैं। इनके बारे में हमने सर पढ़ रखा है। अब देखिए एक एक करके इन सबको देखते हैं कि पहला जो पार्टिकल्स है वो है इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके बारे में भाई जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में नोट कर लेंगे, हिंदी वाले अपनी बात हिंदी में कर लेंगे। पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, भाई इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E-, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन को। इसकी खोज किसने की, जे थॉमसन का नाम आपने सुन रखा है, थॉमसन ने इसकी खोज करी। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थॉमसन ने जब इसकी खोज करी, इसके साथ इसका नामकरण का मतलब नोमेनक्लेचर, इसका नाम किसने दिया, एक साइंटिस्ट थे स्टोनी ने इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो ये भी हमें याद कर लेना चाहिए कि स्टोनी ने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। सिंबल इसका E- होता है। आवेश इस पर कितना होता है, -1, ऋणात्मक आवेश है, माइनस आवेश रहता है। अच्छा, आवेश की बात करें मतलब चार्ज, ये भी आप समझ लें, इस पर जो चार्ज है, चार्ज जिसको आवेश कहते हैं, कितना होता है, हर बच्चा जानता होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस पर चार्ज इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर। सिंपल वे में बात करेंगे, जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर करा, स्टोनी ने इसको नाम दिया। चार्ज इस पर माइनस होता है और प्लस
-1 चार्ज है, जिसको क्या इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहती है, 1 यूनिट जो होता है माइनस का, उसका मान रहता है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम इसकी वैल्यू रहती है। अच्छा, दूसरे द्रव्यमान मास, ये इधर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, द्रव्यमान मास कितना रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, बहुत छोटा है और कंपेयर टू नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन की तुलना में क्या है बहुत कम है, नाभिक के बाहर परिक्रमा करता है, ये भी लिख रहा है कि ये कहाँ रहता है, नाभिक के बाहर रहता है। मास इसका कितना रहता है, मास जो है सर इसका द्रव्यमान की बात कर रहे हैं वो रहता है कितना 9.1 गुणा 10⁻31 kg, ये रहता है इसका मास जो रहता है। अब ग्राम भी बना सकते हो, ग्राम कैसे बनाओगे, ग्राम कैसे बनाओगे, 1000 से गुणा कर दोगे 10⁻3 से। अगर आपको ग्राम में लिखना है तो ग्राम में क्या लिखेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 10⁻28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9.1 गुणा 10⁻28 ग्राम में आ जाएगा। तो ग्राम किलोग्राम की कोई विशेष बात नहीं है, ये तो आप कन्वर्ट कर लेंगे कि आवेश इतना है। हमें ये जो बात याद रखनी है कि नाम इसका स्टोनी ने दिया, खोज थॉमसन ने करी, आवेश ये होता है, मास इसका ये होता है। अब ये कहाँ पर रहता है, नाभिक के चारों तरफ रहता है, अभी बात करी थी हमने। ये जो है ये हमारा, जैसे बात करें, मैं बात कर लूं, जैसे ये न्यूक्लियस है आपका, ये तो पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस पर, या इलेक्ट्रॉन यहां रहता है, सेल में रहता है। और आपको ये भी पता होगा परमाणु के एटम के चारों जो सेल रहते हैं, कोश जो रहते हैं, कोश कह दूं चाहे सेल कह दूं, इसमें चाहे इनको कक्षा भी कहते हैं, किसी कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की भाई संख्या कितनी होती है ये बताना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकता है क्या कोई बच्चा भाई? सर 2n² होती है। कितनी होती है? 2n²। ये फॉर्मूला याद कर लेना कि कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2n²। अब यदि हम बात करें पहले n = क्या, नंबर ऑफ सेल, n क्या है, नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे। अब जैसे n बराबर 1 लिख लिया आपने, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मैं ये बता सकते हो क्या? 2 × 1² से 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। n बराबर 2 में 2 × 2² तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। n बराबर 3 लिख दूं तो 2 × 3² तो कितने, 18। एक मैक्सिमम कैपेसिटी है। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। ये बात आप समझ लें और ये आप कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां तो रहता है लेकिन जब नाभिक से उत्सर्जित होता है, ये बात भी आप समझ लें कि इलेक्ट्रॉन जब कहां से उत्सर्जित हो, ये उत्सर्जित हो नाभिक से। इस बात को समझ लें, जब ये नाभिक से उत्सर्जित होता है, व्हेन इट रिलीज फ्रॉम न्यूक्लियस, तो इसको क्या कहते हैं? बीटा कण कहते हैं, बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स इसको बोला जाता है। जब ये किससे, जब नाभिक से उत्सर्जित होता है, नाभिक से उत्सर्जित होने पर, नाभिक से उत्सर्जित होने पर इसको क्या बोलेंगे? बीटा पार्टिकल। तो इतनी जानकारी हमें एक पार्टिकल के बारे में रखनी है। इसका मास, द्रव्यमान कितना है, आवेश कितना है, खोज किसने करी, और नामकरण यदि सबका है तो ठीक है, जिसका नहीं है तो उसका कोई जरूरी नहीं है, जबरदस्ती उसका याद करेंगे हम।
और नाभिक के बाहर इसका स्थान कहाँ पर है, नाभिक के बाहर रहता है। ये बात आप शॉर्ट में ये बातें नोट कर लेंगे और इनको आप याद भी हमें साथ ही साथ करना है। इसके बारे में हमें इतनी बातें, इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी बातें हमें याद रहनी चाहिए, तो इसको नोट कर लें, तब अगले पार्टिकल्स की बात करेंगे। कर लिया भाई, ये नोट कर लिया सर, ये बात हमारे समझ में आ गई सर। इलेक्ट्रॉन की बात हम बिल्कुल समझ चुके हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, नोट भी कर लिया होगा। अगले पार्टिकल्स की तरफ चलते हैं, अगले कण की तरफ चलते हैं, और ये आपका रहा प्रोटॉन। अगला पार्टिकल ये रहा आपका प्रोटॉन। ये भी हमने पढ़ रखा है सर। क्या पढ़ रखा है? इसकी खोज किसने करी भाई? रदरफोर्ड ने करी। इसकी खोज आपको पता है रदरफोर्ड ने करी? नहीं पता है तो यहाँ देख लें, 1990 में। इसको किससे लिखते हैं? पी से लिखा जाता है प्रोटॉन को। पी प्लस भी बोल देते हैं, पी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर एक धनात्मक यूनिट चार्ज रहता है, प्लस एक धनात्मक यूनिट चार्ज रहता है। द्रव्यमान इसका कितना है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम रहता है। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 टू पावर माइनस 27 केजी रहता है। इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 1836 गुना भारी है और नाभिक के अंदर रहता है। अब देखो इसके बारे में मोटी मोटी बातें क्या हैं कि इसकी जो खोज रदरफोर्ड ने की थी। सिंबल P प्लस है, प्लस 1 यूनिट चार्ज है इस पर, और इलेक्ट्रॉन की जितना ही है वहां नेगेटिव में या पॉजिटिव में। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 था। इसका कितना? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम है, नाभिक के अंदर है। देखो अब प्रोटॉन के बारे में समझ लो। जो प्रोटॉन है, ऐसी बात है भाई, प्रोटॉन के बारे में जो रदरफोर्ड था उसने क्या करा? नाइट्रोजन लिया उसने, नाइट्रोजन पर किसकी बम्बार्डमेंट कराया? एल्फा पार्टिकल्स का। एल्फा पार्टिकल्स की टक्कर कराई, बम्बार्डमेंट कराया इसने नाइट्रोजन पर। तो इसे एक नया पार्टिकल्स निकला जिसको क्या नाम दिया? प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी होता है। और ये जो नया पार्टिकल्स बना, न्यू पार्टिकल्स, ये प्रोटॉन कहलाता है। चार्ज इस पर, आवेश की बात करूं, चार्ज जिसको कहते हैं आवेश, आवेश इस पर प्लस यूनिट होता है, मतलब 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 ही रहता है इस पर भी चार्ज, लेकिन ये प्लस में रहता है। ये प्लस यूनिट है, वहां कितना था? माइनस यूनिट था। इतने कूलाम है। मास आपने देख लिया, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 रहता है, ये मास हमने देख लिया। और इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके बारे में? ये एटॉमिक संख्या, एटॉमिक नंबर के बारे में भी बताता है। जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जिसको आप कहते हो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। क्या मतलब हुआ? किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। यही तो बात पढ़ रखी है हमने तत्व के बारे में, एलिमेंट के बारे में। जैसे ये कहें हम आपसे सोडियम है, क्या सोडियम है, ये बात बोली जाए कि सोडियम है सर, सोडियम क्या होता है? Na होता है, इसको सोडियम कहते हैं। एटॉमिक नंबर इसका हम बोलते हैं 11। क्यों बोलते हैं? अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, क्या मैं बोलूं? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या यहां पर कितनी होगी? 11 ही होगी। ये जो 11 है ये क्या Z ही तो है, एटॉमिक नंबर ही तो है। ये Z बराबर क्या है? P। एक ही बात, मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। भाई ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
ये बात समझनी पड़ी, पढ़ रखी है भाई। ये तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है, पी के बराबर है। एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन के बराबर है, ये हमने पढ़ रखा है, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और इसका मास और ये भी आपने पढ़ रखा होगा, कोई विशेष बात नहीं है। चार्ज प्लस यूनिट 1 यूनिट होता है, जो कि वैल्यू कितने थे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम रहती है। कैसे बनता है नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल्स की, सबसे पहले रदरफोर्ड ने करा है। किसने बात बताई, रदरफोर्ड ने बात बताई थी, रदरफोर्ड ने बात बताई थी। तो इसने ऐसे करा, ऐसे इसकी डिस्कवरी करी। ये जो है ये बातें इसकी याद हम कर लेंगे सारी, ये ऐसी विशेष बात नहीं है। तो ये भी आप नोट करते जाएं, इसको भी नोट कर लें। फिर अगले पार्टिकल्स की बात करें, अगले पार्टिकल्स की बात करेंगे, इसको नोट कर लिए भाई। ये नोट, बात आ गई समझ में। इसकी पोजीशन आपने देख ली, कहाँ स्थित रहता है, अभी तो बताया था ये देखो, ये बात हमने कहीं करी थी। अभी आपके इसकी पोजीशन की बात कर देता हूँ, ये रहा देखो। इसकी पोजीशन कहां पर रहती है, न्यूक्लियस में रहती है। प्रोटॉन कहां पर रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं, इस नाभिक के न्यूक्लियस के चारों तरफ कोश में रहते हैं, सेल में रहते हैं। तो पोजीशन आपको पता है, इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो पार्टिकल्स है दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किससे लिखते हैं, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है न्यूट्रॉन, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कैपिटल एन भी लिख देते हैं, ये न्यूट्रॉन है। इसकी खोज किसने करी भाई, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने करी थी, चैडविक ने करी थी। प्रतीक N0 ऐसे भी लिखते हैं, N0 इस प्रकार से भी लिखा जाता है। मतलब इसका क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता भाई, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, मतलब ये न्यूट्रल है, N फॉर न्यूट्रल। और द्रव्यमान इसका मास कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻27, इतना ही सर प्रोटॉन का था, वही यही था, प्रोटॉन का मास भी यही था। लोकेशन कहाँ है, नाभिक के अंदर। अभी हमने देखा इसकी लोकेशन कहां पर है, नाभिक के अंदर। चार्ज, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता, उदासीन होता है, नाभिक के अंदर रहता है। और आपने ये भी बात देख ली, इसका द्रव्यमान कितना है, 1.6 गुणा 10⁻27 किलोग्राम है। अब देखो ये क्या हुआ, चैडविक ने कैसे करा, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर करा, चैडविक ने करा। किसने करा, न्यूट्रॉन को आपने देखा है चैडविक ने डिस्कवर करा। चैडविक ने क्या करा, चैडविक ने कैसे डिस्कवर करा, इन्होंने बेरिलियम लिया। बेरिलियम क्या होता है, यहां पर देखो ये होता है Be, यहां लिख देता हूं Be4, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस है, बेरिलियम एटम है। इस पर इन्होंने किसकी पार्टिकल्स की, इस पर अल्फा पार्टिकल्स की टक्कर कराई। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है, हीलियम के न्यूक्लियस होता है भाई, अल्फा पार्टिकल सब बच्चे जानते हैं। ये बेरिलियम है, ये अल्फा पार्टिकल है, क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, जिसको हीलियम न्यूक्लियस बोला जाता है। जब इसकी टक्कर कराई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, C6 कार्बन और 12, ये बन गया 4 और 2 6 बन गए। ऐसे याद रखना है, 6 का मतलब कार्बन, 12 9 और 3 इसमें से आ गए 12, प्लस क्या बच गया, प्लस ये बच गया 0 और 1, ये क्या कहलाया, न्यूट्रॉन कहलाया। इस प्रकार से इसकी डिस्कवर करी किसने, चैडविक ने। और ये कहां पर रहता है, ये लोकेशन इसकी आपने देख ली, न्यूक्लियस के अंदर है। चार्ज इस पर नहीं रहता भाई, ये समझ लेना, चीख कर कह रहा हूं, चार्ज नहीं रहता, न्यूट्रल रहता है। मास इसका आपने देख लिया, प्रोटॉन के बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 kg रहता है, मास इस पर इतना रहता है। और एक बात और है भाई इसके बारे में इंपॉर्टेंट, क्या है सर इंपॉर्टेंट बात, वो भी बता दो, वो भी नोट कर लो इंपॉर्टेंट बात। इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोटॉन अभी देखा किसके बराबर है, जेड के एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन, ये देखा। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन
को मिलाकर क्या बोलते हैं, ए बोला जाता है। ऐसे देखो, ये क्या है सर, ए क्या है, एटॉमिक मास। ये क्या है भाई, एटॉमिक मास। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट करनी है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर क्या बोला जाता है, मास। ये क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इसको बोला जाता है, एटॉमिक मास बोला जाता है, एटॉमिक मास इसको हम बोलते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लें। इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। हिंदी में द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं इसको, ऐसे भी बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। हिंदी में ये भी बोला जाता है द्रव्यमान संख्या, P और N को मिलाकर। मतलब P बराबर तो क्या होता है, Z होता है। एक बात तो ये सीख ली। P प्लस N बराबर क्या होता है, ये होता है मास। और P प्लस N को मिलाकर क्या बोला जाता है, अभी बात बताई थी, बोलना भाई। इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन। सर न्यूक्लियॉन बोला जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन बोला जाता है सम्मिलित रूप से। तो ये बात आप नोट कर लें, इसको सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन बोलेंगे, दोनों को एक साथ मिलाकर। और यदि हमें प्रोटॉन पता हो, न्यूट्रॉन पता हो, तो द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास इसका निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़कर। ये जो है ना, ये मास, ये किसके बराबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर है, जो एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। ये आप नोट कर लें इसको, ये बात भाई नोट कर लें। कर लीजिए नोट इसको। इतनी बात नोट हो गई, तो हमने न्यूट्रॉन की बात भी कर ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात कर ली। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है सर। अब बात करेंगे अगले पार्टिकल्स की, जिसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। जिसको क्या कहते हैं, अगले पार्टिकल्स की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। अब देखो, पॉजिट्रॉन की जो खोज किसने करी, एंडरसन ने करी। एंडरसन ने बात बताई थी पॉजिट्रॉन के बारे में कि कार्ल डी एंडरसन ने 1932 में बताई। E+ होता है इसका सिंबल। इसका क्या मतलब है, पहले 32 से पहले तक क्या माना जाता रहा कि एटम में एक ही क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है, वो क्या है, प्रोटॉन है सर। ये माना जाता है प्रोटॉन क्या, कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, कि एक ही प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स है। एंडरसन ने कहा भाई ऐसा नहीं है। इसने अपनी डिस्कवरी में बताया कि पॉजिट्रॉन जो है, जिसका चार्ज और मास किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मास इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और चार्ज इस पर, इलेक्ट्रॉन पर कैसा रहता है, -1 यूनिट रहता है, इस पर क्या रहता है, +1 यूनिट चार्ज रहता है। मास इसका और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, मास भी इतना ही है इलेक्ट्रॉन के बराबर, और परमाणु में नहीं पाया जाता। सामान्यतः ये कुछ नाभिकीय या रेडियोधर्मी अभिक्रियाओं के दौरान बनता है। नॉट इनसाइड इन द एटम, एटम में नहीं होता। ये कहाँ बनता है, नॉर्मली फॉर्म ड्यूरिंग द सर्टेन न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव रिएक्शन। जब रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ना बेटा, तब ये बनता है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल हमें ऐसी याद नहीं रखनी है। इसको प्रतीक क्या है, E+ से शो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन E- होता है, और पॉजिट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ट्रॉन आ रहा है दोनों में, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से याद करेंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन ऑन का साउंड दोनों में आता है, इस प्रकार से याद करेंगे। और मास और इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। बिल्कुल बात ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इस पर पॉजिटिव, मास उसके बराबर रहता है। एंडरसन ने इसकी डिस्कवरी करी थी, तो ये भी नोट कर लें इसके बारे में। तब अगले पार्टिकल्स की बात करेंगे, और 4 पार्टिकल्स की हम बात कर चुके हैं, अभी 3 और कर। अगले पार्टिकल्स की बात करेंगे भाई,
ये पॉजिट्रॉन आपने नोट कर लिया, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों एक जैसे हैं, अपोजिट चार्ज है दोनों पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही 9.1 इंटू 10⁻31 इसका मास है। और सामान्यतः ये कहाँ नहीं पाया जाता, परमाणु में नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर रिएक्शन के ड्यूरिंग ये बनता है, ये बात आपको पता है, ये समझ लेनी है हमें बात। अगले पार्टिकल्स की बात करते हैं। अब बात करेंगे एंटी प्रोटॉन की बात करेंगे। एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन P और एंटी प्रोटॉन P बार से लिखते हैं। सैग्रे और ओवेन ने इसको डिस्कवर किया था। सैग्रे, ये एमिलियो सैग्रे और ओवेन चैम्बरलेन, इसने डिस्कवर किया था, ये बात लिखी हुई है यहाँ पर कि इनने डिस्कवर किया इसको। इसके बाद इस पर जो सिंबल P बार और चार्ज कितना रहता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है। प्रोटॉन नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट है, जो इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। चार्ज इस पर जो चार्ज है, चार्ज कितना रहता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर भी इतना ही रहता है, बिल्कुल सही है सर, इलेक्ट्रॉन के बराबर रहता है। मास प्रोटॉन के बराबर है, मास प्रोटॉन के बराबर है, ये बात याद रखनी है कि मास प्रोटॉन के बराबर है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और केवल उच्च ऊर्जा वाली अभिक्रियाओं या ब्रह्मांडीय किरणों में पाया जाता है। एग्जिस्ट ओनली इन हाई एनर्जी रिएक्शंस और कॉस्मिक रेज, उसमें ही पाया जाता है। ये भी उसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं रहता। कहां पर मिलेगा, जब उच्च ऊर्जा वाली हाई एनर्जी की रिएक्शन चलेगी कोई, या कॉस्मिक रेज, वहां पर पाया जाएगा। तो ज्यादा ऐसी डिटेल नहीं है इसके बारे में भी, हमें इतना ही सीखना है, इतना ही एग्जाम में फंडामेंटल पार्टिकल्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट, तो उनके बारे में इतना ही हम लिखेंगे। मास और चार्ज इनकी बात करेंगे, सिंबल की बात करेंगे, डिस्कवरी की बात करेंगे, ये हमें सीखनी है। तो इस पर जो चार्ज -1 रहता है यूनिट, और जो किसके बराबर है, इतने कूलाम के बराबर है, और मास इसका प्रोटॉन के बराबर होता है। और ये बात आप समझ लें, P बार से लिखते हैं, ये इसके बारे में नोट कर लें, तो जिससे अपनी बात पूरी हो जाए। ये कर लो फटाफट इसको भी नोट। अब देखो, ये आपने नोट कर लिया, एंटी प्रोटॉन की बात भी कर ली हमने, P बार से लिखते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन की बात करी, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की बात करी, फिर किसकी बात करी थी आपने, न्यूट्रॉन के बाद पॉजिट्रॉन की बात करी, इलेक्ट्रॉन जैसा होता है पॉजिट्रॉन। और फिर हमने बात करी एंटी प्रोटॉन की बात करी, ये किसके बराबर है, प्रोटॉन जैसा है। अब बात कर रहे हैं न्यूट्रिनो, एक पार्टिकल है अपना न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन जैसा, नाम से ही पता चलता है। पॉजिट्रॉन किसके जैसा है भाई, पॉजिट्रॉन किसके जैसा है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक जैसे। अब यहां पर बात करते हैं न्यूट्रिनो की बात करते हैं, तो न्यूट्रिनो को क्या, इसका सिंबल क्या है, न्यू से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, ये न्यू, ये न्यूट्रिनो है। अच्छा, ये क्या है, न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना रहता है, 0 सर, तो इस पर भी चार्ज 0 है, इस पर भी चार्ज, इस पर क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, इस पर भी चार्ज अपना ऑलमोस्ट 0 बात करते हैं। और जो चार्ज 0 न्यूट्रल है, और मास भी लगभग बहुत 0 के बराबर है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जो नेग्लिजिबल है, आवेश भी और मास भी। लेकिन न्यूट्रॉन के जो है, हमने मास की नेग्लिजिबल की बात नहीं करी थी, ये आपने देखा था कि न्यूट्रॉन का जो मास था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, ये प्रोटॉन के मास के लगभग था, 1.6 इंटू 10⁻27 था। लेकिन इसका मास, न्यूट्रिनो का मास क्या होता है, लगभग 0 होता है। ये बात आपने समझ ली होगी। यहां पर देखिए, ये न्यूट्रिनो की बात चल रही है। अब न्यूट्रिनो में होता क्या है, देखो क्या हुआ, खोज पाउली ने इसको प्रस्तावित किया। पाउली का नाम आपने सुना होगा, और काउवन और राइस ने इसको डिस्कवर करा, न्यू को। अब न्यू क्या है, न्यूट्रॉन जैसा है। देखो होता क्या है, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का जब क्या होगा, विघटन होगा, इसका डिकम्पोजिशन होगा न्यूट्रॉन का। मैं लिख देता हूं, पूरी लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं कैसे हुआ इसकी। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन से
जब इसका विघटन करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये देता है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। दिक्कत क्या आ रही थी, कैसे इसकी खोज हुई, इसको देख रहे हैं। इसका जो स्पिन है, चक्रण, क्या कहते हैं, चक्रण न्यूट्रॉन का या तो प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ, एक ही तो होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इससे विघटित होंगे, या तो इनका इस तरह से प्लस प्लस हो गया दोनों का, तो टोटल कितना हो गया, +1। ये प्लस हाफ और इसको भी प्लस हाफ कह रहे हैं, तो +1 हो गया। या एक का प्लस हाफ मान लें, एक का माइनस हाफ मान लें, तो सर कितना हो गया, 0 हो गया। प्लस और माइनस हाफ कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी ये है कि इसका भी ऐसे मानो माइनस हाफ, तो ये कितना हो गया, -1 हो गया। ये हो गया -1 हो गया। लेकिन दिक्कत क्या थी, उन्होंने कहा कि भाई एक पार्टिकल और होता है कि जो स्पिन प्रारंभ में था, आफ्टर विघटन डिकम्पोजिशन के बाद भी सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं मान लो इसका स्पिन हाफ आ रहा है तो इसका +1 आएगा, ऐसा नहीं। अगर इसका हाफ है तो इसका भी हाफ ही आना चाहिए, इसका माइनस हाफ है तो मतलब सेम रहना चाहिए स्पिन। तो इसलिए न्यूट्रॉनों की बात बनी कि न्यूट्रिनो में जो है इसका एक पार्टिकल और यहाँ पर एमिट होता है, एमिशन होता है एक पार्टिकल्स का भी, कि इसके चक्रण में हम 3 पार्टिकल हो गए, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब जब न्यूट्रिनो को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 3 पार्टिकल यहां से निकले, देखो ऐसे निकले, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा किसकी बात, प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रिनो। ये 3 पार्टिकल का उत्सर्जन होगा, जिसमें 2 का स्पिन तो सेम रहेगा, 1 का अपोजिट रहेगा। मान लो 2 का सेम कर दूं मैं, 2 का सेम कर दूं, ऐसे कर दूं, तो तीसरे का अपोजिट होगा। इसका कितना हो गया, +1, इसका क्या हो गया, -1, -हाफ। तो 1 का अपोजिट होना चाहिए, तो टोटल जो है कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर हाफ है इसका प्लस, तो इसका भी प्लस हो जाएगा हाफ। बात आ रही होगी समझ में कि 2-3 पार्टिकल्स की ये सोचा गया, इसके बारे में कंसेप्ट आया कि भाई 3 पार्टिकल्स के बारे में कैसे कंसेप्ट आया, कि ऐसे आया कि न्यूट्रॉन से क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि न्यूट्रॉन का विघटन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनता है। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनता है तो लेकिन स्पिन इसका चेंज आ रहा था, स्पिन चेंज आ रहा था। स्पिन चेंज नहीं आना चाहिए, स्पिन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका प्लस है तो उसका भी हाफ आना चाहिए। अब यदि हम ये सोचें कि भाई 2 ही पार्टिकल्स यहाँ पर निकल रहे हैं और स्पिन हमारा सेम आ रहा है, तो 2 पार्टिकल तो कैसे सेम आए, तो एक नए पार्टिकल्स की कंसेप्ट आया कि कैसे आया कि स्पिन सेम कब होगा, कि भाई 2 का स्पिन तो सेम है, तीसरे का अलग है, अपोजिट है। तो तीसरे पार्टिकल्स की बात इस तरह से दिमाग में आई। और न्यूट्रिनो पर जो है चार्ज भी क्या रहता है, 0 रहता है, और इसका मास भी क्या रहता है, 0 रहता है। इतना भी आप पढ़ लोगे सफिशिएंट है, इतनी बात सीख लें। ये बात भी कोई ऐसी विशेष नहीं है, ये मैंने स्पिन की बात लिखी है कि स्पिन इसका सेम कैसे बनेगा, तो ये भी नोट कर लें। फिर एक लास्ट पार्टिकल की बात करेंगे, मेसॉन की। तो ये बात आपने नोट कर ली कि इसका कंसेप्ट कैसे दिमाग में आया। न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन से बना, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब उत्सर्जित करता है न्यूट्रॉन, एक पार्टिकल और उत्सर्जित करता है जिसको न्यूट्रिनो नाम दिया गया। इतनी बात समझ लें। एक पार्टिकल और है, मेसॉन कहते हैं। मेसॉन इसको बोला जाता है। एक पार्टिकल और है अपने पास, जो क्या है भाई, आज पार्टिकल की सारी बात कंप्लीट हो जाएगी। खोजकर्ता जापानी एक साइंटिस्ट थे, जापानीज, युकावा ने इसको खोजा। किसने खोजा, युकावा ने इसको खोजा, डिस्कवर करा। इसका जो सिंबल है पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या क्या और क्या लिखते हैं कि कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, कान या पाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है इस पर जो चार्ज है, अब मेसॉन पर जो चार्ज है वो क्या हो सकता है सर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल, तीनों प्रकार के हो सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, मतलब पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव,
पाई, न्यूट्रल, तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं। और मास इनका जो द्रव्यमान है बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इतनी बात समझ लो, इतनी बात याद कर लो, ज्यादा कोई झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच रहता है। स्थान कहाँ है? उच्च ऊर्जा वाली नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न होता है। प्रोड्यूस्ड इन हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। जो पाई का जो है तीनों प्रकार का हो सकता है मेसोन, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और जब इसकी बात करेंगे हम किसकी? मास की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होता है। तो इस प्रकार से 7 पार्टिकल्स की आज हमने बात करी। ये 7 जो है पार्टिकल, 7 वंडर के नाम से, ये 7 पार्टिकल्स की हमने बात कर ली। तो ये आप इनको नोट भी कर लेना, पढ़ भी लेना, और रिवाइज करोगे तो आपने पढ़ रखे, कहीं ना कहीं कोई नई बात नहीं है आपके लिए, पुरानी बातें कहीं ना कहीं पढ़े हैं, ये आपने पढ़ाई करी है इनके बारे में। तो ये एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट आ जाता है भाई पार्टिकल्स पर, इसलिए बताया है, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं थी। ये आपने पढ़ रखे हैं सारे पार्टिकल्स, फिर भी इनको आप रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट कि इसको नोट करते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में भी डन लिखते जाएं, जिससे सारी चीज़ें आपके क्लियर होती चली जाएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक आपको रिवाइज करना है, और नई क्लास आप जब देखेंगे तो आपको ये पढ़कर आना है, तभी नई क्लास आपके समझ में आएगी। थैंक यू।